दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत में ब्रिटिश शासकों की आर्थिक नीति एवं उसका प्रभाव। भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश नीतियों का प्रभाव मुगल शासक औरंगजेब की मृत्यु के बाद ही सहज परिलक्षित होने लगा था। उत्तरवर्ती मुगल शासकों द्वारा तत्कालीन यूरोपीय व्यापारियों को दी गई उदारतापूर्ण रियासतों से स्वदेशी व्यापारी के हितों को नुकसान पहुंचाया। अंग्रेजों ने क्या किया कि पलासी 1757 और बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में जो हुआ बक्सर का युद्ध, उसके बाद भारतीय व्यापार पर अपना एकाधिकार स्थापित कर लिया। फलतः भारतीय अर्थव्यवस्था अधिशेष तथा आत्मनिर्भरता मूलक अर्थव्यवस्था से औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में परिवर्तित हो गई। अंग्रेजों की औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का उद्देश्य अपने उद्योगों के लिए भारत से कच्चा माल प्राप्त कर अपने उत्पादों को भारतीय बाजार में बेचना था। अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित सभी पक्षों का केवल हितों की पूर्ति हेतु प्रयोग किया। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि भारत एक निर्यातक देश से आयातक देश बन गया। आप देखिए कैसे कैसे क्या क्या हुआ। सबसे पहले ब्रिटिशर्स ने पलासी का युद्ध, बक्सर के युद्ध के बाद भारतीय व्यापार पर अपना एकाधिकार स्थापित कर लिया बंगाल के क्षेत्र में। और जो भारतीय अर्थव्यवस्था जो अधिशेष उत्पादन करती थी, जो आत्मनिर्भरता मूलक अर्थव्यवस्था से जानी जाती थी, अब वह औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में परिवर्तित हो गई। और जहाँ पहले भारत एक निर्यातक देश था, अब वह आयातक देश बन गया। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विभिन्न चरण किस प्रकार से हैं। उन चरणों को देखते हैं और समझते हैं कि किस प्रकार से ब्रिटिशर्स ने भारतीय अर्थव्यवस्था को अपने चंगुल में किस प्रकार से लिया और किस प्रकार से इसका दोहन भी किया। हम लोग इसे देखेंगे। तो देखते हैं कि उपनिवेशवाद एक विस्तारवादी अवधारणा है, ठीक है, जिसके तहत किसी देश का आर्थिक शोषण एवं उत्पीड़न होता है। इसके तहत एक राष्ट्र द्वारा किसी अन्य राष्ट्र की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संरचना पर नियंत्रण किया जाता है। नियंत्रण करने वाले देश को हम लोग क्या बोलते हैं? मातृदेश कहा जाता है। ठीक है। इस तरह उपनिवेश के अंदर बनाई गई नीतियों का मुख्य लक्ष्य मातृदेश यानी कि औपनिवेशिक शक्ति को लाभ पहुंचाना होता है। इस दृष्टि से ब्रिटिश ने अपने भारतीय उपनिवेश से आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए समय समय पर विभिन्न नीतियां बनाई। भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद को 3 चरणों में विभक्त किया जा सकता है। समझ रहे हैं? तो सबसे पहला चरण हम लोग जो देखते हैं वो 1757, जब से पलासी का युद्ध उन्होंने लड़ा और कुछ व्यापारिक छूट इनको प्राप्त हुई, तब से लेकर के 1818 का चार्टर्ड अधिनियम आया, 13 का चार्टर्ड अधिनियम, तब तक वह जो है यह समय, यह चरण जो है वाणिज्यिक पूंजीवाद का समय कहा जा सकता है। तो फर्स्ट स्टेज कॉमर्शियल कैपिटलिज्म, ये 1757 से लेकर 1813 के बीच हुआ। तो 1757 में पलासी के युद्ध के बाद इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में प्रभुत्व स्थापित कर लिया। यहीं से भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की शुरुआत मानी जाती है। उपनिवेशवाद के प्रथम चरण में ब्रिटिश कंपनी का पूरा ध्यान आर्थिक लूट पर ही केंद्रित रहा। ठीक है। फलतः इस चरण में व्यापारिक एकाधिकार के लिए इन्हें पुर्तगाली, डच और फ्रांसीसी कंपनियों से कई युद्ध लड़ने पड़े। इसके बाद इन चरण में ब्रिटिश के प्रमुख उद्देश्य क्या थे? भारत के व्यापार पर एकाधिकार स्थापित करना। ठीक है। दूसरा है कि राजनीतिक प्रभाव स्थापित करके राजस्व प्राप्त करना। आप देख रहे हैं कि देखिए, राजनीतिक प्रभुत्व तभी वह इसलिए ही कर रहा है ताकि वह अधिक से अधिक मुनाफा कमा सके। कुल मिला के पूरी व्यवस्था जो है वह धन कमाने की है। राजनीति भी वो धन कमाने के लिए ही कर रहे हैं। हाँ, बस वो अधिक से अधिक आर्थिक लाभ पहुंचाने के लिए कार्य किए जा रहे हैं। कम से कम मूल्यों पर वस्तुओं को खरीदकर यूरोप में उन्हें अधिक से अधिक मूल्यों पर बेचना, ये था। अपने यूरोपीय जो प्रतिद्वंदी हैं, हर संभव तरीके से बाहर निकालना, पूंजी निवेश के माध्यम से लाभ कमाना,
यहाँ पूंजी निवेश से तात्पर्य है कि बंगाल से प्राप्त राजस्व से कंपनी द्वारा भारतीय वस्तुओं की खरीद कर उसको यूरोप में निर्यात करके मुनाफा कमाना। वस्तुतः इसके माध्यम से अब भारतीय वस्तुओं को खरीदने के लिए इंग्लैंड से धन लाने की आवश्यकता नहीं रही। भारतीय प्रशासन परंपरागत न्यायिक कानूनों, यातायात, संचार तथा औद्योगिक व्यवस्था में विशेष मौलिक परिवर्तन किए बगैर पूंजी प्राप्त करना। आप देख रहे हैं कि इंग्लैंड से उन्हें कुछ भी लाने को नहीं पड़ रहा है, यहीं से उनको सारी चीज़ें प्राप्त हो रही है और इंग्लैंड में जा कर के अधिक से अधिक मुनाफे में वे चीज़ें बेची जा रही है। कंपनी के आर्थिक कोष बढ़ाने के लिए विजित क्षेत्रों की स्थानीय जनता पर कर लगाएं। प्लासी के युद्ध के बाद जीते गए क्षेत्रों बंगाल, बिहार, उड़ीसा आदि की सरकारी आय पर कंपनी का पूरा नियंत्रण स्थापित हो गया। ब्रिटिश की आर्थिक नीति से उद्योग धंधों का ह्रास हुआ। परिणामतः अब राष्ट्रीय धन का एकमात्र स्रोत क्या रह गया? केवल खेती रह गया और अधिकतर जनसंख्या खेती पर निर्भर रहने लगी। और हमने कल भी बात किया था, और अर्थशास्त्र में आप जानते ही हैं, अर्थव्यवस्था में, कि जो ही प्रारंभिक क्षेत्र यानी कि कृषि क्षेत्र पर अगर कोई भी अर्थव्यवस्था अगर निर्भर होती है तो उसकी स्थिति खराब होती है। किसानों से वसूली गई राशि लगान के रूप में अंग्रेजों द्वारा वस्तुओं और कीमती धातुओं के रूप में इंग्लैंड और यूरोप को निर्यात कर दी जाती थी। भारत की लूट इंग्लैंड में पूंजी संचय का अप्रत्यक्ष स्रोत थी। देख रहे हैं कि भारत से लूटी गई संपत्ति इंग्लैंड में पूंजी संचय का अप्रत्यक्ष स्रोत थी। इस प्रकार उपनिवेशवाद के प्रथम चरण में कंपनी का एकमात्र उद्देश्य किसी तरह यहाँ से धन को लूटना था। प्रसिद्ध ब्रिटिश इतिहासकार पर्सिवल स्पीयर ने टिप्पणी की, और हमने पिछले अध्याय में भी पढ़ा था कि बंगाल में खुली और बेशर्म लूट का काल आरंभ हुआ। 1765 से लेकर 1772 के काल को प्रसिद्ध भारतीय इतिहासकार के.एम. पणिक्कर ने डाकू राज्य की संज्ञा दी थी। तो यह प्रथम चरण ही था। अब हम लोग द्वितीय चरण में प्रवेश करते हैं, और ये द्वितीय चरण क्या था? औद्योगिक पूंजीवाद। ठीक है, पहला क्या था? वाणिज्यिक पूंजीवाद। ठीक है, और दूसरा क्या था? औद्योगिक पूंजीवाद। 1813 में भारत के व्यापार से कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया। तत्पश्चात औद्योगिक पूंजीवाद द्वारा भारत के शोषण का नया रूप सामने आया। इस चरण में इंग्लैंड में हुई औद्योगिक क्रांति को ध्यान में रखकर नीतियाँ बनाई गई। वस्तुतः इंग्लैंड में बड़े पैमाने पर उद्योगों की स्थापना हुई। विदित है कि 1765 से लेकर 1785 के बीच अनेक वैज्ञानिक आविष्कार हुए, जैसे कताई की मशीन, स्टीम इंजन, पावर लूम, वाटर फ्रेम आदि। उद्योगों की स्थापना होने से जहां एक तरफ कच्चे माल एवं खाद्यान्न की आवश्यकता महसूस हुई, वहीं दूसरी तरफ कारखाना निर्मित उत्पादकों की बिक्री के लिए एक बड़े बाजार की आवश्यकता भी पड़ी। परिणाम स्वरूप इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ब्रिटिश ने भारत में नई नीतियां लागू की। ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के कारण बड़े पैमाने पर वस्तुओं का अधिशेष उत्पादन होने लगा, जिसका निर्यात भारतीय बाजार में किया जाने लगा। फलतः भारत मशीनीकृत एवं अपेक्षाकृत सस्ती ब्रिटिश वस्तुओं से लद गया। इसी समय 1813 का चार्टर्ड एक्ट पारित करके भारत के प्रति ब्रिटेन ने मुक्त व्यापार करने की नीति अपनाई। चाय और चीन से व्यापार को छोड़कर कंपनी का भारतीय क्षेत्र से व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया और प्रत्येक ब्रिटिश व्यापारी के लिए भारत का दरवाज़ा खोल दिया गया। अब भारत कच्चे माल का निर्यातक एवं तैयार माल का आयातक बनकर रह गया। परिणामतः 19वीं सदी के पूर्वार्ध से ही भारतीय दस्तकारी यानी कि हस्तशिल्प उद्योगों का पतन शुरू हो गया। शिल्पकारों एवं हथकरघा उद्योगों को देशी रियासतों का पर्याप्त संरक्षण न मिल पाने कारण एवं शोषणकारी औपनिवेशिक नीतियों के कारण हथकरघा उद्योग में संलग्न लोगों की आजीविका पर विपरीत असर पड़ा। फलस्वरूप हथकरघा से जुड़े लोगों का गांव एवं कृषि की ओर पलायन हुआ, जिससे कृषि एवं ग्रामीण जनसंख्या पर अतिरिक्त दबाव बढ़ गया। इस तरह अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था के परंपरागत ढांचे को पूरी तरह छिन्न भिन्न कर दिया।
पारंपरिक कारीगरी उद्योग का पतन हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप स्वावलंबी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बुनियाद पर चोट पहुँची। 1813 के बाद अतिरिक्त निर्यात के अलावा कंपनी ने होम चार्जेज भी लागू कर दिए और अन्य खर्चों के अतिरिक्त चार्जेज में भारतीय ऋण पर ब्याज भी शामिल था। इस प्रकार भारत की संपत्ति को निचोड़ कर इंग्लैंड भेजा जाने लगा। इस तथ्य को एक अंग्रेज अधिकारी जॉन सुल्लिवान ने स्वीकारते हुए कहा कि हमारी प्रणाली ऐसे स्पंज के रूप में काम करती थी जो गंगा के किनारे से प्रत्येक अच्छी वस्तु को सोख लेती थी तथा फिर टेम्स के किनारे निचोड़ देती थी। टेम्स जो है लंदन टेम्स के किनारे हैं, तो कहा जाता था कि गंगा के किनारे से निचोड़ा जाता था और टेम्स के किनारे नहीं, गंगा किनारे से, हाँ गंगा किनारे से निचोड़ा जाता था और सोख करके टेम्स में निचोड़ दिया जाता था। कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो जाने के बाद सस्ती लागत पर तैयार ब्रिटेन के कपड़ों को भारतीय बाज़ारों में भेजे जाने लगा। ये कपड़े मिलों में तैयार होते थे, इसलिए हाथ से बने भारतीय कपड़ों से सस्ते होते थे। परिणाम स्वरूप अंग्रेजी कपड़ों की सस्ती कीमतों के आगे भारतीय महंगे कपड़े टिक नहीं सके। फलतः भारतीय वस्त्र उद्योग का पतन हुआ। आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तन एवं कच्चे माल के लिए अधिक से अधिक उत्पादन के लक्ष्य से अंग्रेजों ने भूमि व्यवस्था में प्रयोग करने शुरू किए। फलतः अस्थायी बंदोबस्त, रैयतवारी बंदोबस्त जैसी नई व्यवस्थाएं अपनाई गई। स्मरणीय है कि जहां एक ओर अस्थायी बंदोबस्त अंग्रेजों की दूरगामी नीति का हिस्सा था, वहीं दूसरी ओर रैयतवारी व्यवस्था भारत के किसानों के शोषण की चरम अवस्था थी। देश में खाद्यान्न फसलों की जगह अब वाणिज्यिक फसलों को अधिक उगाया जाने लगा। परिणाम स्वरूप देश में अनाज की कमी से खाद्यान्न के मूल्य में वृद्धि हुई। इस चरण की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि रेलवे का विकास था। हालांकि रेलवे का विकास भारत की प्रगति की दृष्टि से नहीं, बल्कि अंग्रेजों की सामरिक एवं आर्थिक आवश्यकताओं के कारण किया गया था। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत के से कच्चे माल के निर्यात और ब्रिटिश कारखानों में उत्पादित माल के आयात तथा इसके आंतरिक विक्रय के लिए देश में परिवहन साधनों के विकास की आवश्यकता थी। इसके लिए इसके विकास का दूसरा कारण ब्रिटिश साम्राज्य की सुरक्षा हेतु सेना को दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुंचाना था। ठीक है, ताकि ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध होने वाला किसी भी विद्रोह का बिना किसी विलंब के कुचला जा सके। होम चार्जेस या गृह व्यय क्या है, तो देखते हैं कि भारत से इंग्लैंड की ओर धन का बहिर्गमन होम चार्जेस के रूप में भी होता था। लंदन में इंडिया ऑफिस यानी कि भारत सचिव का ऑफिस का खर्च, भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारियों जैसे सिविल और सैन्य के वेतन, पेंशन, कंपनी के शेयर होल्डर्स को दिया जाने वाला इंसेंटिव, भारतीय सार्वजनिक ऋण एवं रेलवे पर लगाई गई पूंजी पर दिया गया ब्याज, भारत में लड़ रहे युद्धों पर होने वाला खर्चा, सैन्य खरीदारी इत्यादि होम चार्जेस के प्रमुख संघटक थे। परिणाम क्या हुआ कि कच्चे माल के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कृषि के वाणिज्यीकरण पर बल दिया गया, जिसमें नील, कपास, अफीम, चाय, जूट, कॉफ़ी आदि के उत्पादन हेतु कृषकों को मजबूर किया गया। फलतः भारत में खाद्यान्नों की कमी होने लगी। आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा पर बल दिया गया, जिससे भारतीय शिक्षा व्यवस्था में असमानता आई। भारतीय हस्तशिल्प कुटीर उद्योग का पतन होने लगा। उद्योग धंधों का विनाश होने से भारत में गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी आदि में अप्रत्याशित बढ़ोतरी हुई। महत्वपूर्ण कथन को देखें तो कार्ल मार्क्स ने कहा कि विश्व के कपड़ों के घर को विदेशी कपड़ों से भर दिया गया। विश्व के कपड़ों के घर को मैंने विश्व के कपड़े घर को विदेशी कपड़ों से भर दिया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कहा कि बुनकरों की हड्डी से भारत की भूमि सफ़ेद हो गया। मतलब बहुत सारा बुनकर जो है वो क्या है, वो बेरोजगार हो गया। ठीक है, अब ऐसा मैंने इसलिए कहा कि बुनकर भूखों मरने की नौबत आ गई और हड्डी दिखाई देने लगी और उनकी हड्डियों से जो है भारत की भूमि सफ़ेद हो गई। मैंने ऐसा कहा था उन्होंने।